नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है खबर दिन भर का। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भजनलाल शर्मा के हाथों में अब राज्य की सत्ता की कमान होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। वे सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा है। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके लिए प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के नाम पर मुहर लगी है। स्पीकर के लिए वासुदेव देवनानी का नाम फाइनल किया गया है। जी हां, कौन है भजनलाल शर्मा, आपको बता देते हैं। ब्राह्मण चेहरा हैं, राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। ये ब्राह्मण चेहरा है। ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें चुना गया है। पहली बार विधानसभा चुनाव जीता है। जयपुर की सांगानेर सीट से ये विधानसभा चुनकर आए थे। पार्टी ने मौजूदा एमएलए का टिकट काटकर लड़ाया था। प्रदेश के महामंत्री के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन है भजनलाल शर्मा और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान इन्हें सौंप दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी। पार्टी ने यह तय किया है। और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम होंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं। लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम करेंगे। के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजनलाल शर्मा है उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया। मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। के लिए काम करते हैं और अभी वो विधायक बने हैं। पार्टी ने उनके नाम को मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है। तो निश्चित रूप से कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। वो लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर रहे हैं। कई बार तो महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं,
और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। तो वहीं भजनलाल शर्मा के सीएम बनने की खुशी में उनके माता पिता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी है भैया। राज बाबा की बंसी बारे की, बालाजी महाराज की भाई की मर्जी है। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो। हाँ, छोटे काश्तकार को है भगवान की मर्जी से, काश्तकार को है, हमारे नहीं ये सब नहीं। आज सबने देखा है वो भगवान की मर्जी है, बालाजी महाराज की बंसी बारे की मर्जी। क्या नाम है माई आपका? नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा? प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश में मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी के साथ ही बीजेपी के सरप्राइजिंग फैक्टर ने यूपी बिहार के राजनीतिक समीकरणों में भी सेंधमारी की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद आने वाले 2024 के चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश और बिहार में तेजस्वी यादव के लिए राहें मुश्किल होने जा रही हैं। बीजेपी की माइक्रो इंजीनियरिंग का लक्ष्य तय है। देश के 44% ओबीसी वर्ग में एमपी से सटे यूपी बिहार में यादव वर्ग की मजबूत भागीदारी पर पार्टी का निशाना है। देखना यह है कि बीजेपी की रणनीति और दांवपेच का अखिलेश और तेजस्वी इसका क्या काट निकालते हैं। देखिए रिपोर्ट। फैसला मध्य प्रदेश का, मगर क्यों परेशान अखिलेश? बीजेपी के एक तीर से कई निशाने। अखिलेश खेमे में हड़कंप। यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी की बढ़ेंगी मुश्किलें। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने साधे कई निशाने। बीजेपी आला कमान ने फैसला एमपी का लिया, मगर सियासी हलचल यूपी में महसूस हो रही है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं? मोदी और शाह की इस रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। एमपी के साथ साथ बिहार और यूपी के यादव वोटरों को साधने के लिए मोहन यादव को सूबे की कमान सौंपने का फैसला हुआ, और अब यही फैसला अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए दिलों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी बीजेपी ने एक बार फिर अपनी रणनीति से सभी पॉलिटिकल पंडितों के गणित को धाराशाही कर दिया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर बीजेपी ने एक तरफ जहां यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने विस्तार का जो ख्वाब देख रही है, वो भी इसके जरिए धाराशाही होता हुआ नजर आ रहा। 2024 पर है बीजेपी का फोकस। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत को बीजेपी का आला कमान लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहता है। इसीलिए पार्टी ने पहले छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम को लेकर चौंकाया और फिर मध्य प्रदेश की कमान यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को देने का फैसला किया। यादव वोट बैंक की ताकत और अखिलेश की परेशानी की वजह समझिए कि आखिरकार अब तक यादव वोटर के सहारे अखिलेश की सियासत की साइकिल यूपी में दौड़ती रही, मगर क्या इस एक फैसले से साइकिल पंचर भी हो सकती है? दरअसल कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है। यूपी बिहार के पास है केंद्र की सत्ता की चाबी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और बिहार में 40 सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें होने की वजह से केंद्र की सरकार बनाने में प्रदेश की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 54% है। 10% यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं बिहार में 14% लोग यादव समाज से आते हैं। यहाँ ओबीसी आबादी 63% है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी का यादव समाज से जुड़ाव है, तो बिहार में
लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की सरकार बनती रही है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा और बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यादव वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव चेहरे को सीएम बनाया है। भाजपा संगठन ने ये संदेश दिया है कि पार्टी ओबीसी वर्ग में भी सभी समाज के लोगों को आगे लाना चाहती है। यानी बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर एक साथ कई निशाने साधे हैं। एमपी से सटे यूपी और बिहार में यादव वोटर काफी अहम भूमिका में हैं। यूपी में अखिलेश यादव की सपा सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है, तो वहीं बिहार में लालू यादव की पार्टी सत्ता में है। बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर यादव बहुल उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साधा है। यहाँ यादव समाज से लोगों की बड़ी आबादी है। ऐसे में अखिलेश की टेंशन वाजिब है, क्योंकि कल तक MY फैक्टर के सहारे सियासत की गाड़ी चलाने वाले अखिलेश के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। अरुण साव ने बताते हुए कहा कि शपथ समारोह में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। वहीं जानकारी मिली है कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण में सम्मिलित होंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने काफी मेहनत की है। मंगलवार को प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में इन्वेस्टर्स समिट में विशेष योगदान देने वाले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने MDDA के VC वंशीधर तिवारी और उनकी टीम को सम्मानित किया। इसके साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण के VC और उनकी टीम को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को जो लक्ष्य दिया गया था उन्होंने बखूबी उसे निभाया। देहरादून को बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था, जिसके लिए विभाग के सभी अधिकारियों ने दिन रात काम किया है। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी तक मैं कह सकता हूँ बहुत सफल ये रही है। और इनकी सफलता के पीछे बहुत से लोगों का काम है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे आप जैसे मीडिया के साथी हैं और अन्य तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। आप जानते हैं कि जहां हमारे सामने चुनौती थी कि कम समय में हमें सब कुछ करना था और एक जहां ज़्यादा हमारी जो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की हम बात करते थे उसको हमने अचीव किया, उससे को पार किया। ऐसे साज सज्जा और जो भी आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई भी लोग अतिथि के रूप में आते थे उनका सत्कार करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह के जो लक्ष्य दिए गए थे, एक तो इन्वेस्टर समिट के जो इन्वेस्टमेंट आने थे उसको भी हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है और जो सौंदर्यीकरण का काम दिया गया था वो भी सभी लोगों ने दिन रात लग करके और जो उसको धरातल पर उतारा है। खबर बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके से है, जहां आज उस वक्त एक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित छोटे हाथी वाहन ने पैदल जा रहे लोगों और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां स्वास्थ्य भवन चौराहे पर मंगलवार को वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस की तानाशाही, गलत कार्यशैली और वकीलों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का पुतला फूंका और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखे।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है। तो वहीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने धारा 370 पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधक विधेयक 2023 पर बोलते हुए हेमा मालिनी ने धारा 370 हटाने के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा देने जैसे कई गंभीर घटनाएं नहीं होंगी और मुझे कश्मीर के लोगों पर बहुत गर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो बहुत सही दिया है। इससे बहुत जनता के लिए अच्छा ही होने वाला है। खास तौर पे हमारे कश्मीर के रहने वाले जनता के लिए बहुत ही अच्छा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच आवर पार्टी हैज डन, सो वी आर वेरी प्राउड एंड देन वेरी हैप्पी फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। खबर मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के औरण्य गांव से है, जहां किसान कामेंद्र सिंह की सुसाइड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि जमीन की लेन देन को लेकर आत्महत्या करने वाले किसान कामेंद्र सिंह के मामले को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन पुलिस के हाथ से आरोपी अभी भी कोसों दूर हैं। वहीं कामेंद्र सिंह की बेटी पिता को न्याय दिलाने के लिए एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और परिवार को सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि आरोपी उनके परिवार को खत्म करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। प्रेरणा चौहान। आप एसपी कार्यालय पहुंचे किस वजह से? 7 तारीख को मेरे पापा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गए थे जिसमें खरपरी के भानु चौहान का साफ साफ नाम है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ना हमारे घर पुलिस आई है, रिपोर्ट भी हुई लेकिन 24 घंटे बाद, मतलब 8 तारीख को, जबकि पापा ने 7 तारीख को 3:30 बजे सुसाइड की थी और उनका पोस्टमार्टम भी कर दिया बिना किसी रिपोर्ट लिखे। और उन्होंने साफ साफ सुसाइड नोट में लिखा है भानु का नाम। खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, जहां एक दुष्कर्म के आरोपी को लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, बल्कि उसे पेशाब भी पिलाया। आपको बता दें कि एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी को चप्पल से पीटकर पेशाब पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही आरोपी से 2 लाख रुपए भी मांगे गए। तो वहीं रेप के आरोपी के साथ हुई हैवानियत का वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया गया। इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथ जो दरिंदगी की गई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। खबर जौनपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ऑफिस के सामने मंगलवार को एक दंपत्ति ने डीजल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। तो वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने माचिस की तीली जलाने से पहले उसे पकड़ लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके पिता ने अपनी पूरी संपत्ति को उसके बेटे के नाम कर दिया था, लेकिन इस मामले का कोर्ट में मुकदमा चला, जिसका फैसला मेरे बेटे के पक्ष में आया। इसके बाद भी थाने की पुलिस मुझे खेती करने से रोक रही है। खबर आगरा के खंदोली नगला रमला गांव से है, जहां एक विवाहित महिला की हत्या कर उसके शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि एक विवाहित महिला के घर वालों का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या करके चोरी छुपे उसके शव को ले जाकर एक नदी के किनारे जलाकर सबूत खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। शिकायतकर्ता के आधार पर खंदौली इंचार्ज अजय सिंह ने अपनी टीम के साथ महिला की जली हुई अस्थियां और राख कब्जे में ले लिया और मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया और जांच को शुरू किया। वहीं ससुराल वाले मौके से फरार हैं। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड तैयार किया गया है।
जहां पर अब राष्ट्रीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैच भी खेले जा सकेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि खबर आगरा से है, जहां घर से पढ़ने के लिए निकली 2 बच्चियां घर वापस लौटे ही नहीं। आपको बता दें कि ट्रांस यमुना के क्लीन स्कूल में पढ़ने वाली 2 बच्चियां घर से पढ़ने के लिए निकली, लेकिन वापस घर लौटी ही नहीं। वहीं देर शाम जब बच्चियां घर वापस नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस बच्चियों की तलाश में जुट गई। खबर मिर्जापुर से है, जहां नटवा तिराहे के पास ट्रक की चपेट में आने से एक नर्सिंग छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पॉपुलर हॉस्पिटल नर्सिंग की छात्रा अंशु यादव साइकिल से घर जाते समय वो ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही वाहन चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अगली खबर चंदौली से है, जहां ज्ञात कारणों से राशन की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकान में आग की लपटें देख आसपास के लोग जब शोर मचाए और फायर ब्रिगेड को खबर दी, तब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से करीबन 2 लाख की नकदी समेत 20 लाख का सामान जलकर राख हो गया। ये दुकान किस चीज़ का है? किराना का है। इसमें कितने के सामान आग जला है? कम से कम 20-25 लाख तक जला है। 20-25 लाख। जैसे किराना का 3 लाख का कल का तेल आया था। हाँ, 3 लाख का कल का तेल आया था और हिंदुस्तान लीवर का माल लगभग 99,000 का था जी। बहुत सारे किराना आइटम सब जल गया। अच्छा। और इसमें दाल वगैरह सब कुछ, दाल भी था इसमें? हाँ, दाल भी, तेल सारा आइटम जल गया। तो वहीं फतेहपुर में एक महिला इंस्पेक्टर की वर्दी में रील बनाती हुई उसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिला इंस्पेक्टर एक खनन कारोबारी के साथ नजर आ रही है। ड्यूटी के दौरान बनाए गए इस वीडियो के वायरल होने पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए मामले में सीओ जाफरगंज को जांच सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक महिला औंग थाना की थानाध्यक्ष हैं। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।